हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बीएड पार्ट 2 कोर्स 9 असेसमेंट फॉर लर्निंग के यूनिट 3 के पोर्शन से लर्नर इवैल्यूएशन प्रोसेस के फर्स्ट पोर्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट से देखेंगे। अभी अभी हम लोग देख रहे थे इससे पिछले वीडियो में स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट। इस स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट में जो हम लोग देखे कि किस प्रकार से एक स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट बनाया जाता है, एक बच्चों के मापन के लिए, उसके व्यक्तित्व के मापन के लिए किस तरह से एक रिफरेंस नॉर्म्स तैयार किया जाता है, एक नॉर्म्स तैयार किया जाता है जिसके आधार पे बच्चों के मापन को ध्यान में रखा जाता है, जिसके आधार पर बच्चों का मापन किया जाता है। यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे मानकीकृत परीक्षाओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में देखेंगे, जो कि एडम्स और टर्गसन के द्वारा सबसे पहले बनाया गया है। इनके अनुसार से प्रमाणीकृत मापन उपकरण के 6 विशेषताएं हैं। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें सबसे पहला है प्रतिनिधि पाठ्यक्रम का मापन। प्रतिनिधि पाठ्यक्रम के मापन टू मेजर इम्पॉर्टेंट कॉमन आउटकम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कोर्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जो हमारे पास कोर्स ऑफ स्टडी होते हैं उसमें से इम्पॉर्टेंट पोर्शन के कॉमन आउटकम को एक स्टूडेंट के अंदर में से निकालने की कोशिश की जाती है, या फिर ये जानने चाहा जाता है कि इस कंटेंट में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो बच्चे सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के रूप में मैं दिखाना चाहूँगी आपको। ये एक मैथमेटिक्स का बुक है। आप देख सकते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इस तरह से चैप्टर बनाए हुए हैं। ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर में जिस प्रकार से बातें दी गई हैं, मान लिया जाए यहाँ से हम इस 4 पोर्शन को हम लोग अगर टेस्ट में देख रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, तो हो सकता है ये 2 बीच वाले पोर्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये ऊपर और नीचे 1 और 4 इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए इसमें से ज़्यादातर बातों की योग्यताओं का माप करने की कोशिश की जाएगी और इन दोनों में से कम कोशिश की जाएगी। यहाँ पे प्रतिनिधि पाठ्यक्रम के मापन को इसी रूप में बताने की कोशिश की जा रही है, इसी रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे इसी कॉमन फैक्टर को लेने की या दिखाने की या बताने की विशेषता के बारे में दिखाने के लिए, बताने के लिए ज़रूरत समझी जाती है। नेक्स्ट है परीक्षा देने के विषय में विशिष्ट सूचनाएं या स्पेसिफिक डायरेक्शंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट आर स्टार्टेड इन डिटेल्स। ये यहाँ पे ये अगर बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर परीक्षा बच्चों की ली जा रही है तो जो ली जा रही है उसमें खास बातें क्या हैं, जो कि हम लोग अक्सर या नॉर्मली रूप में जब हम परीक्षा देने के लिए या हमारे बच्चे परीक्षा देने के लिए या छात्रों को परीक्षा देने के लिए बैठाया जाता है, तो वहाँ पे जब उनको बैठा दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि बच्चे किन किन बातों पे ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं, किन किन बातों पे ध्यान लगा रहे हैं, और उसके अनुसार से उनको देने की कोशिश की जा रही है, उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि आपको किस प्रकार से इस एग्ज़ाम को देना है, कि हम आपकी पूरी जो नॉलेज है, जो आप सीखे हैं, जिस तरह की बातें जाने हैं, उसको हम लोग देख करके जान करके आपसे ले सकें। तो इसमें कुछ खास नॉर्म्स को, कुछ खास बातों को परीक्षण के रूप प्रारंभ में आप देखे होंगे। परीक्षा के एक अगर बुकलेट आपको मिला है तो सबसे पहले लीफ में आपके अटैच रहेगा कि किस प्रकार से आपको परीक्षा देने हैं, इस परीक्षा में किस प्रकार से आपको आंसर पुट करने हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें और भी रहती हैं। अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं तो फर्स्ट पोर्शन में या फर्स्ट प्रिंट जैसे आप उसमें इंटर कीजिएगा, आप देखेंगे ऐसे ही बच्चों के सामने भी रहता है। उसमें 2 खास बातें रहती हैं।
कुछ खास बातों को शब्दों में, विशिष्ट शब्दों में दे दिया जाता है। जैसे कि पहला है विशिष्ट शब्दों में, स्पेसिफिक वर्ड में दिया जाता है। जैसे कि आप इस परीक्षा में पेन पेंसिल ले जा सकते हैं, आपको वहीं पे मुहैया कराए जाएंगे, आपको एडमिट कार्ड देने हैं, आपको उसके साथ साथ आपको किस शब्दों में लिखने हैं, आपको केवल चूज़ करने हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इतनी सारी बातें हैं। पोर्शन है और उसको पढ़ने हैं, और उसके साथ साथ में 5 क्वेश्चन हैं और 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऐसे बहुत सारी बातें फर्स्ट पोर्शन में लिखी रहती हैं, और जिसको समझ करके आपको सारी परीक्षाओं को देना रहता है। दूसरी बात है समय सीमा। हर परीक्षण में, हर बुकलेट में सबसे पहले लिखा रहता है कि आप जो परीक्षा लिखने आए हैं उसकी समय सीमा कितनी है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आप देखिएगा अधिकतर एक पोर्शन का एक आधा घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे, स्टैंडर्ड में 3 घंटे रखा रहता है। 100 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा, 75 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा, 200 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे, ऐसे सारे समय दिए रहते हैं। तो इन सभी देने का मतलब ये होता है कि इस समय सीमा के बाउंडेशन और इस विशिष्ट शब्दों को लिखने के साथ आप उस विषय को किस तरह से अपने अंदर पुट कर रहे हैं कि वो आप उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख सकें, अपने आंसर्स को ले सकें। और जब हम उसका इवैल्यूएशन, एक टीचर के रूप में उसका इवैल्यूएशन करें, मेज़रमेंट करें, तो हम जान सकें कि उस निर्धारित शब्द में, उस लिखे हुए बातों के साथ साथ उस निश्चित सीमा पे आपने अपना कितना योगदान, अपने एक स्टूडेंट से कितना योगदान, कितना काम किया है, जिसके द्वारा वो उसकी योग्यता का आकलन कर सके, मेज़रमेंट कर सके। नेक्स्ट तीसरी बात है जांचने के लिए विशिष्ट सूचनाएं, स्पेसिफिक डायरेक्शंस फॉर स्कोरिंग। जो टीचर के पास एक स्कोरिंग के लिए अलग से बुकलेट दिया रहता है। बहुत सारे स्कूल्स में, चाहे 12th का आंसर शीट चेक करने जा रहे हो, चाहे ग्रेजुएशन का चेक करने जा रहे हो, चाहे अबव चेक करने जा रहे हो या बिलो चेक करने जा रहे हो, सेकेंडरी लेवल के बिलो चेक करने जा रहे हो, हर बार शिक्षक के पास जांचने के लिए विशिष्ट सूचनाएं या स्पेसिफिक डायरेक्शन दी रहती है कि आप कितने कैसे उस आंसर शीट को जांचिएगा कि हमने जो प्रारूप बनाया है, बोर्ड ने जो प्रारूप बनाया है, उसके स्टैंडर्ड को जांचने के लिए उस प्रारूप में हम कैसे उस एबिलिटी को, उस जानकारी को ले सकें कि उसको पूरी तरह से फुलफिल कर सकें। उसमें 2 बातें यहाँ भी खास तौर पे दी गई हैं। पहला है जांचने की कुंजी, स्कोरिंग की, और दूसरा है कुछ न्यायादर्श दिए रहते हैं, सेलेक्टेड सैंपल्स फॉर स्कोर्ड आंसर्स बुकलेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जांचने की कुंजी, स्कोरिंग कीज रहती है। जैसे हमारे पास रहते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप देखिएगा, आप एग्ज़ाम देते होंगे, एग्ज़ाम लेते होंगे, तो आप देखिएगा उसमें रहते हैं चूज़ चूज़ करने के लिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, ट्रू एंड फॉल्स रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं, और उसमें की अलग से रहता है कि एक का बी, बी का सी, दूसरा का डी, ई, एफ, ऐसे करके रहता है। सत्य असत्य में 5वां का असत्य, 8वां का असत्य, ट्रू और फॉल्स। और फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स का जो पोर्शन रहता है फिल करने का रहता है, उसका सही सही आंसर उसमें दिया रहता है। इसके द्वारा ही शिक्षक उसके स्टैंडर्डाइजेशन पॉइंट को देखते हुए हर स्टूडेंट्स के लिए उस जांचने की कुंजी के आधार पर ही वो जांच करेगा, उसके अलावा और कोई जांच नहीं करेगा। सेकंड, दूसरा है कुछ सैम्पल्स दिए रहते हैं, स्कोर आंसर बुकलेट रहते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में जो आजकल के सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड है, यूजीसी है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस के पैटर्न रहते हैं, उसके साथ में जब टीचर को बुलाया जाता है आंसर्स चेक करने के लिए, तो उस आंसर को चेक करने के लिए वो जो आंसर दिए रहते हैं, उस आंसर के साथ में
किस प्रकार से, किस आधार पे ये क्वेश्चन को आंसर के साथ में चेक करना है, ये दिया रहता है एक अलग से फॉर्मेट बना करके कि पहले के क्वेश्चन में ये सेम सेम विंडो होना चाहिए। बहुत बार फॉर्मेट बना के एक ऐसे रूप में दिया रहता है, बहुत बार ABCD करके एक प्रारूप दिया रहता है, जिसके अनुसार से अगर ये बातें मिल रही है, अगर एक दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और उसमें इस तरह से बातें हैं, तो ये देखने वाली बातें हो जाती है कि किस प्रकार से उसकी जो आंसर है वो किस प्रकार से टैली हो करके आ रही है, किस प्रकार से टैली हो करके उसको बताया जा रहा है। और ए के पोर्शन में, मतलब अगर फर्स्ट पोर्शन है लॉन्ग आंसर टाइप का, जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें ए के टाइप में ए पोर्शन में जो आंसर है, क्या वो फर्स्ट पोर्शन में वो भाग आ रहा है, क्या सेकंड पोर्शन में वो भाग आ रहा है, क्या थर्ड पोर्शन में वो भाग आ रहा है, और इसके अनुसार से उसका स्कोरिंग है। और अगर सेकंड पोर्शन में वो भाग नहीं आ रहा तो उसका मार्क्स हटा दिया जाएगा, थर्ड पोर्शन में उसका भाग नहीं आ रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा। इस तरह की बातें उसमें पुट की रहती है, जो कि वहाँ अगर बच्चे के आंसर बुकलेट में है तो उस प्रकार से उसको स्कोरिंग करके नंबर दिए जाएंगे, और अगर नहीं है तो उस प्रकार से स्कोरिंग करके नंबर नहीं दिए जाएंगे। इस तरह की पोर्शन, इस तरह की बातें उसमें दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है, परीक्षण की परिस्थितियाँ स्पष्ट होती है, सिचुएशंस आर स्पेसिफाइड। अगर स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट में अगर देखें कि बच्चे के परीक्षण के लिए बातें चल रही हैं, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि बच्चे के जिस क्लास का भी टेस्ट लिया जा रहा है, या जिस स्थिति का भी टेस्ट लिया जा रहा है, या जिस पोर्शन का टेस्ट लिया जा रहा है, वो प्रारूप बनाने के पहले ये देखा जाता है कि किस एज ग्रुप के बच्चों को ये दिखाया जा रहा है या सिखाया जा रहा है, किस एज ग्रुप के बच्चे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं आती है। अगर हम 6th क्लास के बच्चे ले रहे हैं टेस्ट के लिए, तो उसका मेंटल एज क्या है और उसके अनुसार से क्वेश्चंस बनाए रखते हैं। कक्षाएं क्या है, 6th कक्षा है तो उसके स्थान पे वो क्वेश्चंस बनाए रखते हैं, ताकि बच्चे जो है बहुत ही स्पेसिफाई होकर बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सके, जान सके। नेक्स्ट है स्पेस, स्थान, किस जगह के बच्चों से हम पूछ रहे हैं। मान लीजिए ग्रामीण इलाकों के बच्चों से पूछ रहे हैं तो उसका लेबल भी उसी अनुसार से होनी चाहिए। अगर शहरी इलाके के बच्चों से पूछ रहे हैं तो उसका लेबल भी उसी अनुसार से पूछ रहे हैं होना चाहिए। ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड, ये सारी बातों का भी इस जगह पे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो कि ये देखने को मिलता है कि किस प्रकार से बातें आ रही है और किस प्रकार से बातें जा रही हैं। बच्चे उसमें किस प्रकार से उसको किस प्रकार के बच्चे हैं कि उसको उसमें एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कितना जान रहे हैं और कितना नहीं जान रहे हैं। इस तरह की बातें वहाँ पे आती है देखने के लिए, किस जान सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और किस तरह से उसको अपने अंदर ले रहे हैं, ये सारी बातें भी आती हैं। नेक्स्ट है, मानक दिए होते हैं। 5th नंबर, मानक दिए होते हैं। नॉर्म्स आर सप्लाइड टू एड इन इंटरप्रिटिंग द स्कोर्स। जो भी परीक्षण या एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम्स के लिए हर क्वेश्चंस के अपने मानक दिए रहते हैं, हर क्वेश्चंस के अपने स्पेसिफाइड नंबर रहते हैं, या एक अलग से मानक रहते हैं कि हम उसको A दें, B दें, C दें, या फिर क्या दें, किस तरह से दें। इस तरह के अपने स्पेसिफाइड नंबर्स रहते हैं, और ये नॉर्म्स उसमें ऐड रहते हैं, जिसके कारण एक शिक्षक को बहुत बड़ी आसानी हो जाती है कि हम उसके आधार पे, उस आंसर के आधार पे उसको किस तरह से मेज़र करें कि ये इसका इस स्पेसिफाइड क्वेश्चन का मानक या नॉर्म्स क्या है, कहाँ से कहाँ तक देना है, कितना देना है, कितने पोर्शन में देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी बातें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, परीक्षण के महत्व में बताने वाले तथ्य। इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर जजिंग द वैल्यू ऑफ द टेस्ट इज प्रोवाइडेड। परीक्षण में
के महत्व को बताने वाले तथ्य हैं। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, परीक्षण लिए जा रहे हैं, इस परीक्षण में जो भी ख़ास बातें हैं, जो भी आउटकम्स आएँगे वो क्यों ज़रूरी है एक स्टूडेंट्स के लिए, एक टीचर के लिए, ये हर परीक्षण में बताए जा रहे हैं। जैसे कि अगर 9th क्लास का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है तो इसका मतलब है, इस तरह के एग्ज़ाम्स का मतलब है कि हम उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर किसी एंट्रेंस टेस्ट का है तो इसका मतलब उसमें सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है। इस तरह की बातें, परीक्षण का महत्व उस एग्ज़ाम के, उस टेस्ट के प्रारूप से पता चल जाता है कि किस प्रकार से जो परीक्षण लिया जा रहा है उसका अपना वैल्यू क्या है और क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को देख रहे थे, इसको अभी तक देख कर के हम लोग शायद समझ गए होंगे कि ये जो भी परीक्षण हो रहा है, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, वो उसका जो फॉर्मुलेशन हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, वो किस प्रकार से हुआ है, उसका मेन एम क्या है, और उसके अनुसार से ही वो उसको बनाया जाता है, उसको संचालित किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जाता है, और उसके बाद ये दिया जाता है कि उसको परखा कैसे जाए, उसको जांचा कैसे जाए, और साथ ही साथ उसका जो रिज़ल्ट आया है उसको इंटरप्रेट या फिर व्याख्या कैसे किया जाए। इसका जो स्टैंडर्ड पॉइंट है, मानक जो है, उसको किस तरह से सारिणीबद्ध एक सिलेबस, सिलसिलेवार वाइज किस तरह से एक छोटे से स्कोरिंग कार्ड में, जिसको हम लोग लघु पुस्तिका भी कह सकते हैं, स्कोरिंग कार्ड में किस तरह से मेंटेन करें। अगर हम लोग बच्चों के स्कोरिंग कार्ड में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को सबसे ऊपर में, और सबसे लोवेस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को सबसे नीचे में रखते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस, इस तरह के सब्जेक्ट को एक सिलसिलेवार वाइज रखते हैं, एक सारिणी बना करके रखते हैं, और उसको उस पुस्तिका में ऐड करते हैं। इसको अगर देखें तो ये जो इस तरह की बातें हैं, जैसे एम्स हैं, अगर हम लोग अगर फॉर्मेट बना रहे हों टेस्ट लेने के लिए, परीक्षण लेने के लिए, एक परीक्षा का प्रारूप बना रहे हैं और हम उसमें ये सारी बातें पुट करते हैं, उद्देश्य है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए, किस प्रकार से जांचा जाए, और उसके आंसर को, उसके मेजरमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, उसके जो भी एक बच्चा अचीवमेंट ले आया है उसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए, और इसको हम लोग किस तरह से एक छोटे से स्कोरिंग कार्ड में किस तरह से सारिणीबद्ध किया जाए। तो इसको एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये टेस्ट का एक मैनुअल है, मैनुअल ऑफ द टेस्ट है। और इस तरह से जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इसमें इन सारी बातों का भी होना बहुत ही ज़रूरत है, और जिससे कि एक टीचर अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकता है, बता सकता है, दिखा सकता है और चला सकता है। ये चलाने और बताने के बाद शिक्षक जब अपना काम करेगा तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को जान पाएगा, सिखा पाएगा, दिखला पाएगा कि किस तरह से अच्छा काम किया है, कितना काम किया है, किस प्रकार से काम किया है, और इस काम का फ़ायदा उसे बच्चों के इंटरप्रिटेशन में, बच्चों को जानने में, उसके व्यक्तित्व को निखारने में कितना लाभदायक सिद्ध हुआ है, कितना लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है, ये एक टीचर अपने बच्चों के परीक्षण के साथ में जान पाएगा, और इसके साथ साथ वो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएगा। यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, टीचर में टेस्ट के द्वारा यही बताने की कोशिश की जा रही है कि वो किस प्रकार से बच्चों को अच्छे प्रकार से नॉलेज दे, जानकारी दे, और इसके साथ साथ उसको सिखाए, और साथ साथ में उसके स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट को रख कर के हर बच्चे का इवैल्यूएशन करें, मूल्यांकन करें, और उसके साथ में एक स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट का भी प्रारूप बनाए, और बच्चों का टेस्ट ले और बच्चों की उन्नति में अपना योगदान दे। तो ये आज के लिए इतना ही वीडियो में, और इसके आगे का पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए